हेलो स्टूडेंट्स। हमने प्रीवियस इंट्रोडक्टरी लेक्चर में देखा कि ये एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है और इसका सिलेबस क्या है, कितने नंबर का है। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये एग्ज़ाम 2 घंटे का है, 100 नंबर का है। और इसका पिछले बार हमने डिस्कस कर लिया था सिलेबस। तो सिलेबस में इसके फर्स्ट चैप्टर है फंडामेंटल्स, और जिसमें डेफिनेशन, फंक्शंस ऑफ और नेसेसिटी ऑफ अकाउंटिंग होगी। तो ये इस जो आई आई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम का पेपर सेकंड है, बुक कीपिंग, उसका ये सेकंड लेक्चर है इंट्रोडक्टरी के बाद। ये इसका नेक्स्ट लेक्चर है। और इसमें हम देखते हैं कि फंडामेंटल्स क्या हैं अकाउंटिंग के। तो सबसे पहले आता है डेफिनीशन ऑफ अकाउंटिंग। और इसमें डेफिनीशन अकाउंटिंग की बहुत ही इजी और सिंपल है कि बिजनेस में कोई भी बिजनेस में जो एक्टिविटी होती है वो होती हैं सारे ट्रांजैक्शंस कहलाती हैं। तो और हम इकोनॉमिक जो मॉनेटरी एक्टिविटीज़ हैं उन्हें ही मेज़र अकाउंटिंग में करते हैं, उन्हें ही हम रिकॉर्ड करते हैं। तो जितने भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होंगे उन्हें हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि वो किस टाइप के हैं, किस कैटेगरी में, हमें उसे हमें कैटेगराइज करना है, किस कैटेगरी में उसे एंट्री करनी है उसकी जनरल में। और उसके बाद हम उसे मेज़र करते हैं, और मेज़र करने के लिए हम ट्रायल बैलेंस एक्सेट्रा यूज़ करते हैं। और उसके बाद कम्युनिकेट कर देते हैं उस इंफॉर्मेशन को जो हमारी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स आई है, और यूजर्स को, जो कि कंपनी का टॉप मैनेजमेंट है या फिर जो एक्सटर्नल यूजर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के, उन्हें हम कम्युनिकेट कर देते हैं इंफॉर्मेशन को। तो इसके 3 स्टेप जो हैं अकाउंटिंग है वो है आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन, जो कि बिजनेस की इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन है। क्योंकि बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन जो पॉलिटिकल या सोशियोलॉजिकल या कोई भी और भी इंफॉर्मेशन इसमें किसी काम की नहीं है अकाउंटिंग में, सिर्फ इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन काम की है। ठीक है, तो ये हो गई डेफिनेशन अकाउंटिंग की। इसे हम एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर एंड टर्म्स ऑफ मनी। तो रिकॉर्डिंग, जो कि हम रिकॉर्ड करते हैं ऐसे ओरिजिनल बुक्स में, जिन्हें कि प्राइम बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री या ओरिजिनल बुक्स कहते हैं, जैसे कि जनरल। और उसके बाद उसे क्लासीफाई करते हैं लेजर में, और उसके बाद समराइज करते हैं हम P&L और क्या नाम है, बैलेंस शीट में। तो इन तीनों स्टेप्स को करते हैं, और इन्हें सिग्निफिकेंट मैनर, जो कि सिग्निफिकेंट मैनर मतलब कि जिसका कोई सिग्निफिकेंस हो। हम ऐसी इंफॉर्मेशन को नहीं करेंगे रिकॉर्ड जिसका कोई सिग्निफिकेंस ना हो, जैसे कि कोई बहुत ही स्मॉल अमाउंट है तो हम उसे नहीं करेंगे रिकॉर्ड। एंड टर्म्स ऑफ मनी, टर्म्स ऑफ मनी जो सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करेंगे और कोई भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड नहीं करेंगे कि हमने कितने नए हायर किए हैं एम्प्लॉय या कितना कुछ किया, ये कोई रिकॉर्ड नहीं करना। बस हमें मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करने हैं। ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, उनमें फाइनेंशियल कंपोनेंट ज़रूर होना चाहिए। एंड और उसके बाद हम उसका इंटरप्रेट करते हैं रिजल्ट्स, जो कि हमारे कंपनी की बैलेंस शीट और जो है P&L में हमारे शो होता है कि कंपनी का क्या रिजल्ट रहा, क्या बिजनेस से हमें फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ। और उसके बाद उसे कम्युनिकेट किया जाता है मैनेजमेंट और लीडरशिप को, कंपनी की हायर लीडरशिप को। तो और इसके अलावा इसके फंक्शंस उसके बाद आते हैं सिलेबस में। नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। इसके फंक्शंस क्या हैं अकाउंटिंग के। तो इसके फर्स्ट और जो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो है परमानेंट रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। क्योंकि रिकॉर्डिंग बहुत ज़रूरी है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स की, चाहे वो टैक्स पर्पसेस से हो या फ्रॉड प्रिवेंशन के लिए हो, कि और चाहे वो बिजनेस की हेल्थ शो करने के लिए हो कि ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है या लॉस में जा रहा है। तो परमानेंट रिकॉर्ड रखते हैं हम जनरल के ज़रिए। और दूसरा कि जो कोई भी नया ट्रांजैक्शंस या कोई भी नई डील होती है तो उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशंस पे, वो कम्युनिकेट करने के लिए। क्योंकि हमारे पास अगर हमें पहले ही पता है कि कितना लायबिलिटी है बिजनेस की, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कितनी है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी कितनी है,
हमारे बैलेंस शीट वगैरह में, तो हम उससे पहले ही इससे हम डिडक्ट कर सकते हैं कि इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा जो हम ट्रांजेक्शन्स करने जा रहे हैं। तो इसके अलावा जो ऑथर्स हैं यॉर्डसन स्मिथ एंड ब्राउन, इन्होंने अकाउंटिंग के जो फंक्शंस हैं उन्हें दो टाइप में क्लासिफाई किया है। एक तो हिस्टोरिक और स्टीवार्डशिप फंक्शन। हिस्टोरिकल मींस कि हमें पिछले ईयर से, अगर पिछले ईयर्स का भी हमारे पास रिकॉर्ड होगा तो हम उसे प्रेजेंट ईयर को उससे कंपेयर कर सकते हैं और फ्यूचर ईयर्स की प्रिडिक्शंस कर सकते हैं कि आगे क्या होगा। तो हिस्टोरिकल फंक्शन क्या है कि रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। तो रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स में क्या है कि जो हम जनरल में रिकॉर्ड करते हैं, एंट्री करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम यूज करते हैं जनरली, तो उसे जनरल में हम रिकॉर्ड करते हैं। ये जनरल जो है वो ओरिजिनल बुक ऑफ और प्राइम बुक है एंट्री की। उसके बाद हम उसे क्लासीफाई करते हैं लेजर में, अलग डिफरेंट अकाउंट्स में, अकाउंटिंग हेड में उसे क्लासीफाई करेंगे, चाहे वो सेल्स हो, परचेज हो, अलग अलग जो अकाउंटिंग हेड्स हैं उसमें से क्लासीफाई करते हैं। उसके बाद इसका जो बैलेंसेस अकाउंट के निकल के आते हैं उन्हें टोटल और बैलेंस करते हैं हम ट्रायल बैलेंस में। तो और उसके बाद हम इसका नेट रिजल्ट्स फाइंड करने के लिए उसका P&L और बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट जो है उसकी कंपनी की टोटल लायबिलिटीज़ और एसेट्स और उसके फाइनेंशियल पोजीशन शो करता है कंपनी की, कितनी साउंड कंपनी है। और जो P&L है वो प्रॉफिट एंड लॉस शो करता है कि नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कितना हुआ है कंपनी को उस फाइनेंशियल ईयर में, अकाउंटिंग ईयर में। उसके बाद है एनालाइजिंग फाइनेंशियल डाटा। इसके बाद जब हमारे पास एक बार फाइनेंशियल डाटा आ गया है तो हम उसका वैल्यू स्टेटमेंट्स, रेशियो एनालिसिस और कैश फ्लो स्टेटमेंट से उस डाटा को एनालाइज करते हैं और मैनेजमेंट डिसीजन करता है इन एनालिसिस के बेसिस पे। इसके बाद हम उस इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट कर देते हैं जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं उन्हें। हिस्टोरिकल फंक्शन के कैटेगराइजेशन हो गया। उसके बाद है मैनेजरियल फंक्शंस जो हैं इसके अकाउंटिंग के। उसमें मैनेजरियल फंक्शंस में आता है कि जो हमारा अपर लीडरशिप है वो फाइनेंशियल पॉलिसी और फॉर्मेशन ऑफ प्लानिंग के लिए यूज करती है इस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का, और बजट बनाने के लिए, कॉस्ट कंट्रोल के लिए। क्योंकि जो हमारी ट्रेडिंग शीट होती है और मैंने अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट होता है, उसमें हमें पता रहता है कि कितना कॉस्ट प्रोडक्ट को बनाने में लगा है, किस चीज़ में कितना कॉस्ट लगा है, किस प्रोसेस में। तो हम उसे कॉस्ट कंट्रोल को करने में यूज कर सकते हैं कि कैसे कॉस्ट कम की जाए प्रोडक्ट बनाने में, मैन्युफैक्चरिंग में, और जो इनडायरेक्ट कॉस्ट हैं उन्हें भी कैसे कम किया जाए। इसके अलावा एवेल्यूएशन ऑफ एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस में हम इसका यूज करते हैं, और प्रिवेंशन ऑफ एरर एंड फ्रॉड्स। अब प्रिवेंशन ऑफ एरर्स जो है वो हमारे सिलेबस में है, कैसे एरर्स को रेक्टिफाई किया जाए, आइडेंटिफाई और रेक्टिफाई किया जाए, ये इस सिलेबस में है। और फ्रॉड्स को हम कैसे इसे अवॉइड करते हैं, वो जब हमारे पास सारा डाटा रिकॉर्ड में होता है तो फ्रॉड्स होने के चांसेस कम रहते हैं। उसके बाद हम बैंक जो ट्रांजैक्शंस हैं उनके लिए हम रिकंसाइल करते हैं, तब भी पता लग जाता है कि कहीं पर कोई गड़बड़ तो नहीं है। उसे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट्स बनाते हैं, तो उसमें पता लगता है कि क्यों अगर बैंक और हमारी कैश बुक में अंतर आ रहा है तो वो क्यों आ रहा है पासबुक और कैश बुक में। तो यहाँ पर हमने समराइज़ किया है फंक्शंस को अकाउंटिंग के, और ये फंक्शंस वही जो हमने ऊपर बताया उसे ही समराइज़ किया हुआ है यहाँ पर। टू मेज़र द रिसोर्सेज हेल्ड बाय स्पेसिफिक एंटिटीज़। तो हमारे पास क्या रिसोर्सेज हैं, क्या एसेट्स हैं कंपनी के पास, और क्या क्लेम अगेंस्ट एंड इंटरेस्ट इन दोज एंटिटीज़, क्या लायबिलिटीज़ हैं कंपनी की, और मेज़र करना उन्हें, और टू असाइन द चेंजेस टू ए स्पेसिफाइबल पीरियड। इसे क्योंकि हमारा एक अकाउंटिंग पीरियड जो है वो निश्चित होता है तो हमें आसानी रहती है इसे कंपेयर करने में और कंपनी के अकाउंट्स में या अपनी कंपनी के पिछले सालों के अकाउंट्स को। और इन सबको एक मनी एज ए कॉमन डिनोमिनेटर यूज करते हैं।
क्योंकि इन सब का जो मेजरमेंट होता है, जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं, वो मनी बेस्ड होता है, कॉमन करेंसी बेस्ड होता है, तो इसलिए वो आसानी रहती है, ईयर बाई ईयर चेंज नहीं होता उसकी वैल्यू। अब हमें अकाउंटिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी, नेसेसिटी ऑफ अकाउंटिंग, ये आपका सिलेबस में थर्ड हेडिंग है फर्स्ट चैप्टर में। वी नीड अकाउंटिंग फॉर फॉलोइंग रीजन्स। अब रीजन्स क्या हैं कि एक तो हम जैसे डिस्कस कर चुके हैं फाइनेंशियल एनालिसिस करने में, जो कि एनालिसिस हम बैलेंस शीट और P&L से कर सकते हैं, जिसमें कि हम रेशियो एनालिसिस वगैरह करते हैं, और डिसीजन मेकिंग एंड फ्यूचर प्रोजेक्शंस कर सकते हैं। रिकॉर्ड कीपिंग तो है ही इसका मेन फंक्शन। प्रिवेंशन एंड डिस्कवरी ऑफ फ्रॉड, गेटिंग ऑफ फंड्स एंड लोन्स, क्योंकि जो आपको जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो आपको लोन आपकी बैलेंस शीट और P&L एंड वगैरह देख कर ही देते हैं। रेपुटेशन एंड क्रेडिट बिल्डिंग, आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो आप अगर अच्छी है तो आपकी रेपुटेशन और क्रेडिट अच्छा रहता है, और लोन मिलने में और शेयर में आपके इंक्रीज होता है। इंफॉर्मेशन टू इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स को इन्फॉर्मेशन, जो जो आपके शेयर होल्डर्स हैं उन्हें इन्फॉर्मेशन देने के लिए, कितना प्रॉफिट और क्या परफॉर्मेंस है उसे शो करने के लिए। और स्टेटरी कंप्लाइंस, जो कि हमारी कंपनी लॉ और टैक्स लॉज हैं उसे कंप्लाइंस करने के लिए ये अकाउंटिंग मस्ट है। और ये इसके बाद हम आते हैं क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं अकाउंटिंग के। तो ऑब्जेक्टिव हम हैं इसमें, एक तो इंटरनल यूजर्स में डिवाइड किया गया है और एक एक्सटर्नल यूजर्स। तो इंटरनल यूजर्स जैसे कि कंपनी का एक तो जो ऑनर है, उसके बाद उसका जो मैनेजमेंट है, एम्प्लॉयज़ और ट्रेड यूनियंस, इन सबको इसका अलग अलग यूज है। ऑनर जो होगा वो प्रॉफिटेबिलिटी निकालेगा इससे, और क्या पोजीशन है बिजनेस की। मैनेजमेंट जो होगा, जो मिडिल और अपर, वो देखेगा कि कौन से डिसीजंस लिए जाएं, कैसे कॉस्ट कटिंग की जाए। एम्प्लॉयज़ है वो अपना रेमुनरेशन बोनस देखेंगे कि भाई कंपनी अगर अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है तो हमें बोनस मिलना चाहिए। ट्रेड यूनियंस अपना फ़ायदा इससे देखती हैं। एक्सटर्नल यूजर्स जो हैं, क्रेडिटर्स लोन देने से पहले आपको आपकी फाइनेंशियल पोजीशंस देखेंगे। इन्वेस्टर्स भी आपकी फाइनेंशियल पोजीशन देख के आपके शेयर लेंगे, और पोटेंशियल इन्वेस्टर्स आपकी पहले फाइनेंशियल पोजीशन देखेंगे। गवर्नमेंट, टैक्स अथॉरिटीज़, रेगुलेटरी एजेंसीज और रिसर्चर्स भी इस डाटा का यूज करेंगे अपने अपने पर्पसेस के लिए। बाकी के इसमें अदर ऑब्जेक्टिव्स वही हैं जो पहले बताए थे कि P&L और फाइनेंशियल पोजीशंस देखना, और इंफॉर्मेशन को यूजर्स को कम्युनिकेट करना। इसके बाद हम देखते हैं एडवांटेजेस और लिमिटेशंस क्या हैं अकाउंटिंग के। तो इसके पहले तो हम देखते हैं कि एडवांटेजेस क्या हैं। कि एक तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बिजनेस को मिल जाती है, मैनेजमेंट को आसानी मिल जाती है कि उसे सारा रिकॉर्ड है उसके पास डिसीजन लेने के लिए, और डिसीजन बेस्ड ऑन डाटा लेने के लिए। और ये हमें मेमोरी में ध्यान नहीं रखना पड़ता क्योंकि सारा रिटन में है। कंपेरेटिव स्टडी हो जाती है इंट्रा एंड इंटर फर्म। इंट्रा मीन्स विद इन द फर्म, विद इन योर फर्म ऑफ डिफरेंट ईयर्स, और इंटर फर्म मीन्स डिफरेंट फर्म्स ऑफ सेम कैटेगरी। मान लीजिए अगर कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी महिंद्रा का अकाउंट्स है तो वो टाटा और मारुति से अपना कंपेरेटिव स्टडी कर सकती है कि कहाँ हमारा ज़्यादा खर्चा हो रहा है और कहाँ कम। फैसिलिटेटेड लोन्स, इसमें लोन्स के लिए आपके लिए आसानी रहती है लेने में अगर आपकी कंपनी की पोजीशंस जो है वो साउंड शो कर रही है। एविडेंस इन कोर्ट, ये एविडेंस का काम भी करते हैं। अकाउंटिंग अगर प्रॉपर की गई है तो वो एविडेंस का काम करती है कोर्ट में। इसके बाद लिमिटेशंस क्या है अकाउंटिंग की, कि ये एस्टिमेटेड होती है क्योंकि एक तो इसमें जो छोटे अमाउंट्स हैं वो रिकॉर्ड नहीं किए जाते, और जो इनसिग्निफिकेंट मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स हैं, दूसरा है कई चीज़ों की जो है एस्टिमेटेड कॉस्ट लगाई जाती है, एस्टिमेटेड ट्रांजेक्शन्स लगाए जाते हैं। प्राइस लेवल चेंजेस को शो नहीं करती क्योंकि हिस्टोरिकल प्राइसेस रिकॉर्ड होते हैं, जितने में हमने एसेट लिया था वही रिकॉर्ड होगा आगे भी साल दर साल। इग्नोर्स क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड नहीं होते, मतलब जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनका कितना वैल्यू है वो रिकॉर्ड नहीं होगा, बस उनका मॉनेटरी वैल्यू रिकॉर्ड होगा। विंडो ड्रेसिंग, ये एक तरीके से विंडो ड्रेसिंग का ही काम आती है और इससे ज़्यादा हम कुछ कर नहीं सकते। ओके, और
अब उसी को आगे बढ़ाते हुए ये फर्स्ट है चैप्टर ही चल रहा है अकाउंटिंग का, जिसमें हम फंडामेंटल्स पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग के। ये उसी के आगे का पार्ट है। इसमें हम पढ़ेंगे कि ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। इसमें ब्रांचेस के बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमारा बेसिक है कि हम कौन सी अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, ये हमें पता लग जाए। तो ब्रांचेस में एक तो होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कि हम ऑब्वियसली पढ़ रहे हैं अभी। और इसमें जो मेन हम जो रिजल्ट्स आते हैं वो आते हैं P&L के और बैलेंस शीट के मेन रिजल्ट्स जो आते हैं लास्ट में निकल के। और इसका हम यूज क्यों करते हैं? यूज करते हैं कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बाद आता है कॉस्ट अकाउंटिंग। इसमें हम ये देखते हैं कि कोई भी जो हमारा प्रोडक्शन हुआ है, कोई भी प्रोडक्ट बनाया है, मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें हमारी कितनी कॉस्ट आई है, क्या क्या सामान लगा है, उसकी क्या क्या कॉस्ट है। तो इसके लिए कॉस्ट अकाउंटेंट्स अलग से होते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए कंपनीज में। और उसके बाद है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसमें क्या है कि जो मैनेजमेंट है कंपनी का, अपर एंड मिडिल, वो प्लान करने के लिए कि कंपनी को आगे क्या करना है, कितने एम्प्लॉयज़ रखने हैं, कहाँ पे कैसे लगाना है, ये सब के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग का यूज करते हैं। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स उसके लिए मेनली काम करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए कॉस्ट अकाउंटेंट्स होते हैं। और जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसके लिए CMA